हेलो गाइस, आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं धातु। जो आपका क्रिया शरीर है इसमें आपको टोटल 7 धातु पढ़ने हैं। ठीक है, तो 7 धातु पढ़ने का जो पैटर्न रहता है वो बहुत ही सेम सा रहता है। अगर आपने एक धातु को प्रॉपरली समझ लिया, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं उसको देख लिया, तो उसके बाद में आपको बाकी सारे जो धातु होंगे वो सेम पैटर्न में फॉलो करना होगा। ठीक है, तो अभी कैसा होता है कि यार बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, जिनको बहुत सारे हिंदी के टर्म्स होते हैं वो पता नहीं होते हैं, और अचानक से ये सारी टर्मिनोलॉजी आती है, उनको समझ ही नहीं आता कि ये है क्या। तो आधा टाइम तो यही इसमें ही सोचने में चला जाता है कि यार ये टर्म्स क्या है। सो हम पहले ये जो टर्मिनोलॉजीज है इनको समझेंगे, एंड देन फिर हम लोग अपना जो पहला टॉपिक होगा जो रस धातु का, उसको हम लोग शुरू करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारा स्लाइड है बेसिक टर्म्स जो हमको समझने हैं कि भाई कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हम लोगों को धातु को पढ़ते समय देखनी है, कौन कौन सी चीज़ें होती है, उनका मीनिंग क्या होता है ना। तो उसको हम समझ लेंगे एक बार, तो हमारे लिए पूरा टॉपिक पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसे 12 पॉइंट्स जो कि हमको हर एक धातु के लिए, जो जैसे आपको पता होगा कि अपने बॉडी में टोटल 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हर एक धातु के लिए हमको ये जो 12 पॉइंट्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, इनको ही हम लोग को बार बार रिपीट करने होते हैं। बस इसके अंदर के जो कंटेंट होगा वो बदल जाएगा, हर किसी के लिए रस के लिए कुछ और होगा, रक्त के लिए कुछ और होगा, तो ऐसे हर एक धातु के लिए वो बदल जाएगा। बट ये जो टर्मिनोलॉजीज है, ये जो 12 पॉइंट्स है, ये आपको हर धातु के लिए कवर करनी होती है। ओके, सो जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज निरुक्ति। तो निरुक्ति का मतलब क्या होता है? यू कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ डेफिनेशन। कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसको आप डिफाइन करोगे कि वो चीज़ होती क्या है। नेक्स्ट, सेकंड इज पर्याय। अब आप जो भी धातु पढ़ते हो ना, तो उसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, सेम वर्ड जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो हमको उनके सिनोनिम्स देखने होते हैं, क्योंकि आगे आगे चल के आप बहुत सारे ऐसे श्लोक्स पढ़ोगे चरक में, सुश्रुत में, तो वहाँ पर उसी सेम धातु को अलग अलग नाम से बुलाया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई किस धातु का क्या नेम यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट इज स्थान। अब आप बॉडी में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जब आप बॉडी में कोई भी ऑर्गन पढ़ते हो या फिर कोई भी चीज़ पढ़ते हो, तो आप उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन देखते हो कि भाई वो किस लोकेशन में पाया जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर जब आप धातु भी पढ़ते हो तो आपको देखना होता है कि वो किस लोकेशन में बॉडी पर कहाँ पर मिलता है। तो ये हम लोग को सेकंड चीज़ आ गया भाई, उसका स्थान कहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पंचभौतिक संगठन। अब वो जो धातु है वो किस चीज़ से बना हुआ है ये हमको जानना ज़रूरी होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक आता है कि भाई वो जो धातु है बना किस चीज़ का है ना, वो किस चीज़ से बना हुआ है। वो अभी हम लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पर पंचभौतिक संगठन के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम आयुर्वेद जो पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं कि हर एक जो चीज़ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आकाश, जल, अग्नि, वायु, तेज, ये सब तो जो 5 एलिमेंट्स है उनसे सब मिलकर बना है। तो दैट्स वाई जो एलिमेंट्स हम अभी पढ़ रहे हैं, जो धातु पढ़ रहे हैं, वो किस महाभूत की प्रधानता से बना है। क्योंकि सारी चीज़ें तो पंचभौतिक होती हैं, लेकिन एक कोई जो चीज़ होती है वो बहुत ही एक्सेस में होती है, तो उसके बेसिस पे उसका जो पंचभौतिक संगठन डिसाइड होता है। तो ये हो गया कि भाई उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, ये पॉइंट इसमें आ जाता है। नेक्स्ट इज उत्पत्ति। अब जो उत्पत्ति है ये क्या है कि भाई वो जो एलिमेंट है, अभी आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पर जब आप आयुर्वेद में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर हर एक जो आपके बॉडी के 7 एलिमेंट्स है वो आपके फूड से बनते हैं। तो जो आपने फूड खाया, जो खाना खाया, उससे वो किस तरीके से बनेगा स्टेप बाय स्टेप, उसका पूरा हम लोग को जो है, मतलब कि फॉर्मेशन, कि भाई जो धातु बनता कैसे है, वो हमको उत्पत्ति के पॉइंट में देखना होता है। अब वो जो धातु उत्पत्ति हो रही होती है उसी समय पे क्या होता है, उसमें से कुछ उपधातु नाम की चीज़ बनती है, ये हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे वो क्या होता है। तो उसमें कुछ उपधातु बनता है, और जैसा आपको पता होगा कि अपन रिएक्शन जब लिखते हैं तो रिएक्शन में कुछ बाय प्रोडक्ट बनता है ना, और कुछ वेस्ट भी रहता है। तो ये जो उपधातु है एक तरीके से बोल सकते हो बाय प्रोडक्ट है, और जो ये मल होता है वो क्या है कि अपना वेस्ट की तरह काम करता है। फिर आता है आश्रय। आश्रय, अब आयुर्वेद के आपने एकदम बेसिक जब टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भाई आयुर्वेद जो मेनली काम करता है वो दोषों पे काम करता है, वात, पित्त और कफ। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जितने भी आपके 7 धातु है उसमें कोई ना कोई दोष, तीनों दोष में से कोई ना कोई एक दोष वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आश्रय। आश्रय मतलब क्या होता है कि भाई एक जैसे मान लो कि भाई घर है और घर में कोई रहने वाला है, तो जो घर है वो क्या है, वो अपना आश्रय है, कि भाई रहने की जगह। आश्रय होता है ना कि भाई कहीं पर रहने की जगह है, और आश्रय ही कौन है, जो वहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर इसी को कहा गया है आश्रय। आश्रय संबंध। नेक्स्ट पॉइंट इज गुण। गुण क्या होता है भाई, अब देखो जो अपना धातु, अभी हम लोग आश्रय आश्रय पहले क्यों पढ़ रही है, जो मैंने सीक्वेंसिंग यहाँ पे लगाई है, ये सीक्वेंसिंग बहुत ही लॉजिकल है। ठीक है, तो मैं आपको उसका लॉजिक बताऊंगा क्या है। अभी देखो जैसे आश्रय आश्रय आपने पढ़ा कि भाई कौन सा दोष वहाँ पर प्रेजेंट है, वात है, पित्त है, कफ है। तो जो आश्रय आश्रय संबंध में जो आपको वहाँ पे दोष मिलेगा,
उसी के एग्जैक्ट गुण, यानी उसकी कौन सी क्वालिटीज़ है। जैसे कि अगर आप बोलोगे जो अपना वात होता है, रुक्ष लघु होता है, चल होता है, सब उसकी क्वालिटीज़ होती है। वैसे ही अपना जो पित्त होता है उसमें उष्ण गुण होता है ना, और जो कफ होता है वो शीत गुण का होता है। तो ऐसे गुण जो होते हैं ना वो उनके दोषों से ही आते हैं, इसीलिए पहले आश्रय पढ़ना ज़रूरी होता है। देन वी विल स्टडी द गुण, कि भाई उस धातु के अंदर कौन सा गुण आ रहा है। तो लॉजिकली रहेगा कि भाई जो आश्रय संबंध में आपको दोष मिलेगा उसी के गुण हम लोगों को उसमें देखने मिलेंगे। ठीक है, फिर कर्म क्या होगा, फिर गुण के हिसाब से कर्म होता है। अगर कोई उष्ण है, कोई हीट, मतलब कोई ज़्यादा हॉट सब्सटेंस है, तो वो आपके बॉडी में जाके क्या करेगा, आपके बॉडी को हीट प्रोवाइड करेगा ना। इस तरीके से हमको लॉजिकली समझना है कि भाई जैसे गुण होंगे वैसे ही उसके फिर कर्म दिखते हैं। तो ये सीक्वेंसिंग याद रखना है, आश्रय पढ़ोगे फिर उसका गुण, ठीक है, कैसे आएगा, जो दोष होगा उसी के गुण होंगे, फिर कर्म भी उस गुण के आधार पर रहते हैं। फिर आता है वृद्धि और क्षय। तो जैसे आप फिजियोलॉजी कोई भी पढ़ोगे तो मॉडर्न में भी आप पढ़ोगे तो आपको सेम चीज़ें वही देखने मिलेंगी कि भाई जो भी आप पहले टॉपिक पढ़ोगे लास्ट में उसकी फिजियोलॉजी आती है, तो भाई वो चीज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, यही दो चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके बॉडी में रस धातु या फिर कोई भी धातु बढ़ रहा है तो क्या होगा, और क्षय हो रहा है यानी कि कम हो रहा है तो क्या होगा। और लास्ट आता है एक सारता वाला पॉइंट। तो ये सारता जो है यहाँ पर बोलता है कि अगर आपके पास वो एलिमेंट 7 एलिमेंट्स हैं तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना क्वालिटी है ना। तो कहता है कि यार जो गुण आपने पढ़े ऊपर, अगर वो गुण सारे के सारे एज इट इज़ एकदम प्योर फॉर्म में किसी के बॉडी में प्रेजेंट होगा तो वो कैसा होगा, वो सार होगा। वो सारता के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट बॉडी में प्रॉपर हो ये ज़रूरी नहीं होता है, किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। जिसमें होता है उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स नजर आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सारता। तो ये हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गए। इन टर्मिनोलॉजीज को हमको सारे धातुओं में यूज़ करना है, चाहे वो रस हो, रक्त हो, जो 7 धातु है सब में यूज़ करेंगे हम। ओके, सो आई होप सारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्लियर हो गए होंगे क्या है। देखो, पहले आप किसी भी चीज़ का नाम देखोगे, ठीक है, फिर उसके मतलब उसका पहले आप डेफिनेशन देखोगे कि वो चीज़ होती क्या है, निरुक्ति हो गया। फिर उसका पर्याय कि भाई इसको और किस किस नाम से जाना जा सकता है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि यार वो बॉडी में कहाँ मिल रहा है ना, बॉडी में हमको उसको लोकेट करना है तो कहाँ देखना पड़ेगा उसको। फिर उसको जब आप लोकेट करोगे तो आप देखोगे कि भाई वो चीज़ कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस के फॉर्म में, किस फॉर्म में आपके बॉडी में प्रेजेंट है। तो उसका वो पंचभौतिक संगठन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई बना कैसे था, ठीक है, बना कैसे था, दैट इज उत्पत्ति। फिर जब ये उत्पत्ति इसकी हो रही थी तो क्या इसमें कुछ बाय प्रोडक्ट बने थे या फिर इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बना था, तो वो इसमें पॉइंट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कि भाई इसमें दोष कौन सा रहता है, आश्रय संबंधी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आश्रय क्या है, क्योंकि आश्रय से फिर आपको गुण मिलेगा कि भाई जैसा अपना उसमें दोष होगा उसी हिसाब से उसके गुण होंगे। फिर नेक्स्ट इज कर्म। फिर अब लास्ट क्या आता है कि भाई इसकी फिजियोलॉजी की, अगर ये धातु बढ़ गया तो क्या होगा, कम हो गया तो क्या होगा। और फाइनली कहता है कि यार वो अगर अपने प्योर फॉर्म में सब जिससे गुण हमने पढ़े थे वो सारे गुण अगर प्रेजेंट है तो वो एक सारता उसमें पॉइंट आ जाता है कि भाई वो प्योर फॉर्म में हमको नजर आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना फर्स्ट जो हम लोग रस धातु पढ़ने वाले हैं उसकी निरुक्ति क्या है। सो उसकी निरुक्ति होती है तत्र रस गतो धातु अहरह गच्छति इत्यतो रसः। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ने देखा कि भाई ये डेफिनेशन है। देखो यार, श्लोक्स आप लोग स्टार्टिंग से करना स्टार्ट करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका ईयर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास बहुत सारे श्लोक्स आ जाएंगे। तो अभी एक एक श्लोक जो भी आपको मिल रहे हैं उसको आप बाहर करते हुए चलो, लास्ट में आपको जाके बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या होता है कि देखो व्यान वायु, अब आपको जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे वैसे आपको पता चलेगा कि जो वायु होता है उसके 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जो व्यान वायु होता है वो अपने हार्ट में होता है। ठीक है, अपने हार्ट में, ह्यूमन हार्ट के अंदर व्यान वायु होता है। अब बेसिकली देखो वायु क्या है, कंसेप्ट वाइज लोगों को पता नहीं होता है तो फिर मतलब समझ नहीं पाते कि एक्चुअली चीज़ क्या है। तो वायु का काम क्या होता है, जो वात होता है उसका काम क्या होता है, आपके बॉडी में सिग्नल्स को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का। मतलब आपके बॉडी में कोई भी चीज़ मूवमेंट हो रही है ना, तो उसका जो उसके पीछे कोई अगर है तो वो वात होगा। ठीक है, तो सिग्नल्स भी बॉडी में मूव हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, है ना, हर जगह से, आपके सेंसरी ऑर्गन से आपके मोटर ऑर्गन तक जा रहा है। तो इस तरीके से सिग्नल्स मूव हो रही होती है। तो सिग्नल्स को मूव कराना है तो वहाँ पर भी वायु लगने वाला है। ठीक है, तो आप बोलोगे हार्ट में कहाँ पे वायु आ गया। तो जो हार्ट होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा एसए नोड, है ना, एसए नोड, एवी नोड। ठीक है, एवी नोड पढ़ा था, एसए नोड पढ़ा था। तो ये जो चीज़ें थी ये सब क्या है आपको पता है, नर्वस सिस्टम के पार्ट है ना एक्चुअली में। तो ये सब नर्व्स होते हैं जो क्या कर रहे हैं, हार्ट के अंदर सिग्नल्स को पास कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब सिग्नल्स को पासिंग करनी होती है वहाँ पर आपका व्यान वायु प्रेजेंट होता है और वो हार्ट को अपने एक्टिविटी में हेल्प करता है। बिकॉज वहाँ सिग्नल एवी नोड से, ऐसे नोड से सिग्नल एवी नोड पे जाएगा, फिर पर्किंजे फाइबर पे जाएगा, है ना, इस तरीके से पास होता है सिग्नल। तो बोला हुआ है कि देखो जो अपना व्यान वायु है वो क्या करता है, अपने हार्ट में प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है शरीर को, अभी देखो पढ़ लेते क्या लिखा कि व्यान वायु के द्वारा संपूर्ण शरीर में नित्य संचरण करता है। मतलब ये ऐसा धातु है जो अपने व्यान वायु के द्वारा अपने हृदय में रहता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, जो दिन रात
गतिशील रहता है। अब देखो यार, इसमें आप लोग को थोड़ा सा पता होगा रस मतलब यहाँ पे होता क्या है। रस मतलब क्या है कि रस को हम लोग अगर थोड़ा कंपैरिजन करना चाहे तो हम लोग प्लाज्मा से कर सकते हैं, है ना। जो प्लाज्मा होता है उससे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई व्हाट इज़ रस। तो रस जो है प्लाज्मा है। तो अब देखो, आपको पता है बॉडी में जो प्लाज्मा है वो ब्लड के साथ में मिक्स होकर पूरे बॉडी में घूम रहा होता है। तो उसको घूमने के लिए एक, है ना, पंप चाहिए। वो पंप क्या है, अपना हार्ट है। और उस हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए या फिर उसको चलाते रहने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को व्यान वायु की ज़रूरत होती है। तो कहता है भाई व्यान वायु के द्वारा जो पूरे शरीर में संचारित होता है, घूमता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रस। तो रस का डेफिनेशन ये हो गया कि जो घूमता रहता है हमेशा। तो उसको बोला है जो दिन रात गतिशील रहता है, जो घूमता रहता है, उसको हम लोग रस कहते हैं। नेक्स्ट इज, ये धातु द्रव स्वरूप होता है। ठीक है, ये धातु कैसा है, द्रव स्वरूप है, लिक्विड के फॉर्म में। सिंपल बात है, प्लाज्मा या लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। नेक्स्ट इज, चलो फिर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई द्रव स्वरूप में होने के कारण ये गतिशील है। तो यही सिंपल सी लॉजिकल बात हमने कर ली कि भाई द्रव स्वरूप है इसीलिए ये कैसा है, गतिशील है। लिक्विड है तो इसलिए मूव करता है। गतिशील होना मतलब क्या होता है कि मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, यहाँ वहाँ मूव कर रहा है, पूरे बॉडी में हर जगह मूव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पर्याय। पर्याय मतलब क्या बोला, सिनोनिम्स। तो अब सिनोनिम्स क्या होते हैं, पहले इसका बोला है धातुसार, नेक्स्ट इज आहार प्रसाद, फिर बोला है सौम्य धातु, फिर बोला है रसात्मक ओज। ठीक है, तो इसे आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स 5 पर्याय पढ़ लिए बहुत हो गया, मोर देन इनफ, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 5 पढ़ लो, 5 लिखो, हो गया। ठीक है, तो पहला क्या है, धातुसार। धातुसार मतलब क्या होता है यार कि आपको पता है कि ये जो रस धातु है, हम अब आयुर्वेद के हिसाब से क्या होता है कि सीक्वेंस वाइज चीज़ें बनती है कि पहले रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ऐसे होता है। तो कहा गया है कि भाई जितने भी अपने धातु होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो रस धातु से होती है, इसीलिए इसको सार कहा गया है। सार मतलब क्या होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, जिसके अंदर सारी चीज़ें निकलने वाली है। दैट्स वाई इसको धातु सार बोला हुआ है। ठीक है, तो बोला सभी धातुओं का पोषक अंश रस धातु में होता है। सब जो धातु होते हैं उनका जो नरिशमेंट, पोषक अंश मतलब क्या हो गया, नरिशमेंट करने वाली जो चीज़ें होंगी वो इसी में रहती हैं और इसी से बाकी सारे धातु बनते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज धातु सार। फिर होता है आहार प्रसाद। आहार प्रसाद क्यों बोला है भाई, देखो, जो आप खाना खाते हो, जो आप फूड खाते हो, उसका डाइजेशन होकर पहली चीज़ जो बनती है वो प्लाज्मा अपना बनती है। ठीक है, प्लाज्मा यानी रस बनता है। तो बोला हुआ है कि भाई देखो, आहार प्रसाद है कि आहार, आप जो खाना खाते हो आपको पता है कि उसमें से कुछ चीज़ें होती है वो जो अपने बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी का जो वेस्ट होता है बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब प्रसाद मतलब क्या होता है, जो अच्छा और मतलब जो एब्जॉर्ब फॉर्म होता है उसको प्रसाद बोलते हैं कि भाई वो प्रसाद है। तो बोला है कि यार जो आप फूड खाते हो उसका एकदम सार भाग जो होता है वो अपने बॉडी के अंदर प्लाज्मा बन जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज आहार प्रसाद, क्योंकि आहार से बना, इसीलिए इसको आहार प्रसाद कहा गया। आहार प्रसाद मतलब आहार का अच्छा सार भाग। ओके, नेक्स्ट इज सौम्य धातु। सौम्य मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, है ना। इसमें सॉफ्ट के सौम्य सर अपन उसको मून से भी कंपेयर कर सकते हैं। सौम्य मून का पर्याय भी होता है। तो इसका कैसा है, ये सौम्य है, मतलब इसका नेचर सॉफ्ट टाइप है। तो स्निग्ध, शीत, गुरु आदि गुणों के परिणाम से यह धातु सौम्य स्वरूप होता है। इसी वजह से पाचन, पोषण व वर्धन होता है। मतलब कि इसकी वजह से क्या करता है, ये पाचन, पोषण और वर्धन करता है। सौम्य धातु होता है, लिक्विड है, ठीक है, तो ये बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है एक तरीके से, तो ये अपना सौम्य धातु है। फिर रसात्मक ओज। रसात्मक ओज क्यों बोला, आप देखो यहाँ पर एक नया सा टॉपिक आता है ओज नाम का। जब आप सारे धातु पढ़ लोगे तो फाइनली आप ओज पढ़ते हो। ठीक है, ओज क्या है, एक तरीके से बोल सकते हैं ये अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम भी होता है ना। तो अभी ओज को इससे कंपेयर क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो बोलते हैं कि यार जो अपने 7 धातु है ना, इन 7 धातुओं से मिल करके फाइनली ओज बनता है। ठीक है, और अगर आप लॉजिकली देखोगे तो जो अपना रस धातु है, इस रस धातु से भी बाकी के सारे धातु बनते हैं, है ना। तो इसको ऐसा कंपेयर करा है कि भाई जो अपना 7 धातु है उससे जिस तरीके से ओज बन रहा है उसी तरीके से अपने रस से भी बाकी सारे चीज़ें धातु बनते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज रसात्मक ओज। नेक्स्ट इज आत्रेय। ठीक है, तो आप जितने भी धातु पढ़ोगे ना तो उसको हर एक धातु को एक एक ऋषि का नाम दिया गया। सप्तऋषि अपने जो होते हैं, है ना, तो उन सप्तऋषियों में से हर एक अपने धातु को उनका नाम मिला हुआ है। तो आपको ये ऋषि वाले पॉइंट याद रखने, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछते हैं बहुत बार आपको, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आत्रेय किसका पर्याय है या किसका सिनोनिम है, तो वो अपने रस धातु का पर्याय है। ओके, अब देखो इसमें क्यों बोला है, उसका रीज़न दिया है कि भाई सप्त ऋषि, जो 7 ऋषि थे, उनमें से सबसे श्रेष्ठ जो थे, जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, वो जो थे वो अपने वो अपने आत्रेय थे। दैट्स वाई, और जिस तरीके से अपना रस है बॉडी में, जैसे अभी क्या बोला हुआ है कि जैसे 7 ऋषियों में आत्रेय सबसे श्रेष्ठ माने गए थे, उसी तरीके से अपने बॉडी के अंदर रस धातु भी सबसे इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज अगर आपके बॉडी में रस धातु में कुछ भी गड़बड़ हुआ,
कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहा है, उसमें कुछ साइड इफेक्ट है, कुछ भी गड़बड़ बन रहा है, तो आपके बाकी के सारे जो धातु होंगे वो भी गड़बड़ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रस से ही बाकी सारी चीज़ें बन रही है ना। तो अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, तो बाकी सारी चीज़ें ख़राब होने ही वाली है। दैट्स वाई इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है और इसको आत्रे से कंपेयर करा गया कि भाई आत्रे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही रस भी सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्थान। नेक्स्ट आता है अपना पॉइंट स्थान, कि भाई ये बॉडी में पाया कहाँ जाता है, इसका स्थान क्या है। ठीक है, तो बोला कि भाई देखो आपको ये एक पॉइंट ना सब जगह चिपकानी है, सारे धातुओं में आप जब पढ़ोगे तो ये एक पॉइंट कॉमन रहेगा। अगर आपने एक धातु ढंग से पढ़ लिया ना तो बाकी सारे धातु आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो बोलते हैं कि भाई देखो ये है सर्वदेहिक, मतलब जितने भी धातु होते हैं वो सर्वदेहिक होते हैं। ये चाहे रस हो, रक्त हो, मांस हो, सब में ये पॉइंट आपको मिलने वाला है कि जो आपका धातु है वो सर्वदेहिक तो होता है, ये कंफर्म होता है। लेकिन उसके बाद में आता है उसका मूल स्थान। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोलोगे कि भाई रस धातु सर्वदेहिक है। नेक्स्ट आता है उसका मूल स्थान क्या है। तो अब देखो चरक ने और सुश्रुत ने अलग अलग बताया हुआ है, तो फिलहाल हम लोग चरक वाला देख रहे हैं कि चरक ने कौन सा स्थान बोला है। तो चरक ने कहा है हृदय और 10 धमनी। ठीक है, हृदय हार्ट है ना, अपना हार्ट जो है वो, और 10 धमनी। अब अगर आप हार्ट पढ़ोगे तो हार्ट के अंदर 10 वेसल्स एंटर कर रही होती है, आप प्रॉपरली काउंट करोगे तो आपको दिख जाएगा, तो 10 वेसल्स हो जाएंगे। तो कहता है हार्ट और जो 10 वेसल्स है वो अपने रस का मूल स्थान माना गया है आचार्य चरक ने। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना। स्थान समझ में आ गया, सार्वदेहिक होता है। दूसरा चरक के हिसाब से हृदय और 10 धमनी होती है। नेक्स्ट इज पंचभौतिक संगठन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पंचभौतिक संगठन क्या है। तो बोला है कि देखो ये वाला जो श्लोक है ये भी पॉइंट आपको हर धातु में एक बार रिपीट ही करते जाना है। तो अगर यहाँ पे इसको बाहर कर लिया तो हर एक धातु में इसको चिपका सकते हो आप सेम टू सेम। तो पहला क्या बोला है, सर्व इदम पंचभौतिक अस्मिन अर्थे, मतलब क्या है, जितनी भी चीज़ें होती हैं संसार में सर्व इदम वो क्या है, पंचभौतिक होती है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, जो भी हमको इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में नज़र आ रहा है वो सारी की सारी चीज़ें पंचभौतिक तो होती हैं। उसमें सारे जो 5 महाभूत है वो सब प्रेजेंट रहते हैं। आकाश, हाँ आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है ना, और अपना पृथ्वी है, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो अब रस धातु का क्या बोला हुआ है, लेकिन अब उसमें क्या होता है कि इसमें से कोई एक जो धातु होता है, मतलब इसमें से कोई जो एक एलिमेंट होता है 5 एलिमेंट में से, वो एक प्रीडोमिनेंट फॉर्म में होता है और उसी की वजह से उसको उसका शेप मिल जाता है। ठीक है, तो अब रस धातु को क्या बोला है, रस धातु पंचभौतिक होता है। ये पॉइंट हमको समझ में आ गया। अब उसके अंदर कौन से जो अपना महाभूत है उसकी प्रधानता है, तो बोलता है रसः आप्य। आप्य मतलब क्या होता है, वाटर। ठीक है, पानी को आप्य कहते हैं हम लोग संस्कृत में। तो यहाँ पे बोला है इसमें जल महाभूत की अधिकता होती है। ठीक है, जल महाभूत की अधिकता होती है, मतलब जो जल है अपना, जो वाटर है, इसकी अधिकता होती है, इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा इसमें रहेगा, क्वांटिटी में रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो उसके ही फॉर्म में रहता है। जैसे कि अगर कोई स्टोन है तो उसमें सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें बोल सकते हैं पृथ्वी है, बाकी सारी चीज़ें भी हैं। उसमें अग्नि भी है, उसमें जल भी है, उसमें आकाश भी है, उसमें वायु भी है, उसमें पृथ्वी भी है। लेकिन पृथ्वी सबसे ज़्यादा अमाउंट में, दैट्स वाई वो सॉलिड है, बाकी सब चीज़ें बहुत ही कम अमाउंट में, बट वो सब उसमें प्रेजेंट है। ओके, सो ये समझ गया कि भाई जो रस होता है वो जल महाभूत प्रधान होता है। नेक्स्ट, उत्पत्ति। अब जो उत्पत्ति है वो कैसे होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, तो ये एक चार्ट है, इसको आपको लिखना है, इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है, आपका पूरा काम हो जाएगा। ये त्रिधा परिणाम कहा जाता है इसको। तो पहला पॉइंट आता है कि भाई रस जो है वो बनता कैसे है। तो आप जो अन्न खाते हो, जो आप फूड खाते हो, जो अन्न खाते हो, अन्न लिखेंगे हम लोग, अन्न खाते हो, जो अन्न है उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, उसका डाइजेशन होने का क्या होता है, क्या जो आपका अन्न है उसमें से कुछ मल बनेगा, वेस्ट बनेगा। उसके बाद में क्या होता है, इस मल के अलावा जो प्योर फॉर्म होता है जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, वो होता है रस पोषक अंश। ठीक है, रस पोषक अंश। ये जो रस पोषक अंश बनता है यही आगे चल के आपका क्या बनाता है, रस धातु बनाता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, रस पोषक अंश है। अब रस पोषक अंश पे क्या होगा, जो धातु आपको बनाना है ना, आपको उस पे उसी की अग्नि को काम करवाना पड़ेगा। ये आपको लॉजिकली याद रखना है कि रस पोषक अंश आपको बनाना है क्या, भाई रस धातु बनाना है। तो आप क्या करोगे, इस पे रस अग्नि का प्रयोग करोगे। किसका, रस अग्नि का प्रयोग करोगे। रस धातु था उस, सॉरी रस पोषक अंश था, उस पर आपने रस अग्नि का प्रयोग किया। वैसे ही जैसे ही आप इस पर रस अग्नि का प्रयोग करोगे, ये रस पोषक अंश 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, स्थूल, सूक्ष्म और मल भाग। स्थूल मतलब क्या होता है, स्थूल मतलब बड़ा, जो नज़र आता है अपने को। ठीक है, सूक्ष्म क्या होता है, जो नज़र नहीं आ रहा है, मतलब ये मतलब बहुत छोटा है, बहुत माइन्यूट फॉर्म में, वो हमको नज़र नहीं आता है। और मल भाग क्या है, वेस्ट है। तो कहते हैं भाई देखो, जो स्थूल होगा यानी कि जो आपको नज़र आएगा वही क्या होगा, स्थायी रस धातु होगा। मतलब कि रस पोषक अंश से जो स्थूल बनने वाला है, मतलब जो हमको नज़र आएगा प्रेजेंट बॉडी के अंदर, वो जो नज़र आ रहा है वो क्या चीज़ है, वो आपका रस धातु है।
अब जो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, वो क्या है आपका रक्त पोषक अंश है। ये क्या आपका रक्त पोषक अंश है। रक्त पोषक अंश बनता है सूक्ष्म भाग से, जो हमको नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो जो सूक्ष्म भाग है उससे आपका क्या है, बेसिकली क्या है, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। सूक्ष्म भाग मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स। अब आप प्लाज्मा देखोगे तो आपको प्लाज्मा नजर आएगा, तो वो स्थूल हो गया, ठीक है। तो वो खुद क्या है, अपना रस है, लेकिन उस प्लाज्मा के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो थोड़ी नजर आएंगे। वो तो हम लोगों को क्या है, जब वो नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो रक्त के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तब हमको नजर आएगा। तो वो होता है अपना सूक्ष्म भाग। तो उसमें क्या होता है, एक तो रक्त पोषक अंश होता है, दूसरा क्या होता है, उसमें उपधातु भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना है कि जो सूक्ष्म भाग होता है उसमें नेक्स्ट जो धातु आने वाला, अब देखो रस के बाद क्या आता है, रक्त आता है, तो रक्त पोषक अंश उसमें प्रेजेंट है। और क्या उसमें उपधातु होते हैं, तो हम लोग उपधातु अभी नेक्स्ट देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना रस धातु काल। अब ये आपको टाइम याद रखना है कि भाई एक्चुअल में जब आप खाना खाते हो, उस खाने को रस में कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है, ये बताना है। तो अभी थोड़े से इसमें मतभेद है। आचार्य चरक ने कुछ अलग बताया है, आचार्य सुश्रुत ने कुछ अलग बताया, और पराशर जो अपने और आचार्य हैं उन्होंने कुछ अलग बताया। आचार्य चरक के हिसाब से कहते हैं कि भाई 1 दिन का समय लगता है। अगर आप खाना खाओगे तो 24 घंटे बाद वो आपका खाना जो है रस में कन्वर्ट हो जाएगा। सुश्रुत ने भी बोला है हाँ भाई 1 ही दिन लगता है, लेकिन जो पराशर उन्होंने कहा भाई नहीं 2 दिन लगता है। तो ये आपको थोड़े नंबर है, इसको याद रखने, ठीक है। तो चरक ने 1 दिन का है, सुश्रुत ने 1 दिन का है, और पराशर ने 2 दिन का है। नेक्स्ट इज उपधातु एंड मल। उपधातु और मल यहाँ पर क्या होता है। उपधातु आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो धातु का अगर आप पहले तो डेफिनेशन पढ़ोगे तो मतलब क्या होता है, धारणात धातु, ठीक है। जो शरीर का धारण करता है, शरीर का पोषण करता है, उसे हम लोग धातु कहते हैं। तो जो उपधातु होता है ये शरीर का जो है धारण तो करता है पर पोषण नहीं करता है। ये पॉइंट हम लोग को पता चलेगा। अब अभी के लिए इतना खाली समझो, लेकिन आगे चल के इसका खुद का एक सेल्फ पूरा टॉपिक है उपधातु, तो तब हम लोग उसको डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो अब जो अपना रस बना, अब हमने ये पिछले स्लाइड में देखा कि जो अपना रस बना, तो रस बनने के साथ में क्या हुआ था, यहाँ पर जो अपना सूक्ष्म भाग था उससे ये रक्त और उपधातु बने थे, है ना। तो ये जो उपधातु है ये यहाँ पर बनता है, हम लोग ने देखा। तो इसमें क्या है कि अभी ये एक श्लोक है जिसको अगर आप पढ़ते हो तो आपको रस और मल दोनों का भी, सॉरी उपधातु और मल इन दोनों की भी बात याद रह जाएगी। क्या बोला है, रसस्य सारो रक्तम मलह कफो लसिका च। तो रस का जो सार भाग है, सार मतलब क्या होता है, प्योर फॉर्म। सार को याद रखना मतलब क्या होता है, प्योर। जो प्योर फॉर्म है वो क्या है, अपना रक्त है। मतलब कि रस का जो सार है, रस का जो मेन पार्ट है वो क्या अपना रक्त है। और मल यहाँ पर क्या होता है, मल होता है लसिका और कफ। कफ कफ अब यहाँ पे बोलोगे सर कफ दोस्तों, वहाँ पे हम लोग ने देखा था कि इसके आश्रय आश्रय में आप रह सकता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये कफ जो है ना ये दूषित कफ है। ये कैसा है, ये वेस्ट है। मतलब ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि खराब कफ है ना। जैसे बॉडी में ब्लड होता है तो कुछ अच्छा प्योर ब्लड होता है, कुछ इम्प्योर ब्लड होता है, वैसे ये कफ जो है ये इम्प्योर फॉर्म में ये बॉडी में रहेगा तो ये बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। दैट्स वाई इट इज़ मल, ओके। और लसिका क्या होता है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं मॉडर्न से लिम्फ में, ठीक है। लिम्फ के साथ में कंपेयर करा जाता है। अब पहले देखते हैं उपधातु क्या होता है रस का। तो स्तन्य, स्तन्य क्या है, मिल्क, ठीक है, मिल्क है। और रज, रज क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है उसको हम लोग रज कहते हैं। ये जो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, स्तन्य और रज, ये दोनों क्या है, अपने रस धातु के उपधातु होते हैं। ये आपको क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में, इसको याद रखना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि कफ के, अभी जो यहाँ पर मल है वो क्या होता है, कफ और लसिका। तो कफ बता दिया मैंने, वेस्ट फॉर्म ऑफ कफ होता है जो कि बॉडी के लिए सही नहीं है। लसिका क्या है, लिम्फ होता है। ये दोनों अपने मल है रस के। नेक्स्ट इज आश्रय आश्रय। आश्रय आश्रय अब मैंने बता दिया था। आश्रय आश्रय मतलब क्या होता है कि भाई कोई एक घर है, ठीक है, कोई एक घर है, तो जो घर है यानी जो रहने की जगह है ना, घर क्या है, अपनी रहने की जगह है, तो वो क्या हो गया, अपना आश्रय हो गया, आश्रय हो गया। अब इसके अंदर कोई रहता है, अगर इसके अंदर कोई पर्सन है जो रहता है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये अपना आश्रय हो जाएगा, ठीक है। रहने वाले को आश्रय कहते हैं, और जो जगह होती है जहाँ पे रहा जाता है उसे आश्रय कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो अपना रस है ना, जो अपना रस धातु है ना, हमेशा जो धातु रहेंगे वो क्या रहेंगे, आश्रय रहेंगे। आश्रय यानी कि रहने की जगह रहेंगे। और जो अपना बाकी के जो दोष रहेंगे, दोष है ना, तो यहाँ पे क्या है अपना यहाँ पे अपना कफ दोष है, ठीक है, कफ है। तो ये क्या अपना आश्रय है, ये आश्रय है। तो आश्रय जो रहता है वो क्या होता है, अपना रहने वाला होता है, और जो जहाँ पे रहा जाता है वो क्या होता है, आश्रय होता है। तो हमेशा जो धातु रहेंगे वो क्या रहेंगे, अपने इधर लिख देते हैं कि भाई जो धातु रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, आश्रय रहेंगे। और जो अपने दोष रहेंगे, त्रिदोष वात पित्त और कफ, वो क्या रहेंगे अपने यहाँ पर वो अपने आश्रय रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि बोला है रस धातु यह कफ दोष के आश्रय से रहता है। जो रस धातु है वो किस दोष के आश्रय से रहता है, कफ दोष के आश्रय से रहता है।
इसी कारण से अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो अपना रस धातु है वो कफ के आश्रय से रहता है, दैट्स वाई उसमें सारे के सारे जो गुण होंगे वो कफ के ही दिखेंगे। इसी कारण से इसमें कफ के सारे गुण और कर्म नजर आते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गुण। अब हम लोग को नेक्स्ट गुण ही पढ़ना है। तो अब देखो गुण का श्लोक भी क्या कहता है, रसोपि श्लेष्मवत। श्लेष्म मतलब क्या होता है, कफ। ठीक है, कफ का ही पर्याय क्या है, सिनोनिम क्या है अपना, श्लेष्म है। तो कहता है भाई रसोपि श्लेष्मवत, तो रस के जो गुण होंगे वो सारे श्लेष्मा जैसे होंगे, कफ जैसे होंगे। तो बोला भाई रस धातु यह कफ दोष प्रधान धातु होता है, अतः द्रव, द्रव यानी लिक्विडिटी, लिक्विड। ठीक है, स्निग्ध, स्निग्ध यानी क्या होता है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा सा अपना चिपचिपा टाइप का होता है। फिर बोलता है शीत यानी कि कोल्ड। गुरु यानी क्या होता है, हैवी टू डाइजेस्ट। ठीक है, हैवी टू डाइजेस्ट इस तरीके से कह सकते हैं। या फिर बोलते हैं कि इसमें जो गुरु होता है तो हैवी टू डाइजेस्ट को माना जाता है। फिर बोलते हैं मंद, मंद यानी थोड़ा स्लो है। फिर लक्षण है, ठीक है। फिर मुत्सन, और बाकी के इसमें जो है आप, इसमें जो श्वेत है, श्वेत बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भाई कलर वाइट कलर का हो सकता है, वर्ण। ठीक है, वर्ण यानी कलर होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग को देखने मिलती है कफ के वजह से। तो जो भी ये गुण आप देख रहे हो, द्रव, स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, लक्षण, मृत्सन, श्वेत, ये सब जो है कफ के गुण है। और कफ जो है इसी के अंदर प्रेजेंट है, अपने प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसके और उसके दोनों के गुण सेम सेम आ रहे हैं। अब इसके कर्म, अब जो कर्म है वो क्या है, पहले इसके लिए आपको ये श्लोक करना है। दिस श्लोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बोला है कि रस तुष्टि प्रीणम रक्त पुष्टि च करोति। अब जो यहाँ पर प्रीणन है ना, प्रीणन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है अपने रस धातु का। प्रीणन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई प्लांट है ना, कोई प्लांट आपने लगाया हुआ है गमले में मस्त, ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, अगर आपने इसको पानी नहीं दिया कुछ दिनों तक तो क्या होगा, ये प्लांट मुरझा जाएगा एकदम, है ना। उसके बाद में क्या होगा, फिर जब इसको पानी दोगे, जब इसको पानी दोगे तो क्या होगा, कुछ समय के बाद में ये पूरा खिल जाएगा। मतलब क्या होता है, जब पानी नहीं देते तो ये पूरा प्लांट डिहाइड्रेट हो जाता है ना, ये प्लांट पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है। फिर जब इसको पानी देते हो तो क्या होता है, ये प्लांट फिर से हाइड्रेट हो जाता है, पूरा अच्छे से हो जाता है। तो प्रीणन मतलब क्या होता है, आप बोल सकते हो हाइड्रेशन करना। ठीक है, हाइड्रेशन करने का जो काम है वो प्रीणन होता है। तो रस धातु का मेन काम क्या है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, बॉडी को नमी देते रहना। फिर क्या होता है, नेक्स्ट इज तुष्टि। तुष्टि मतलब क्या होता है, देखो यार, जब आप कभी बाहर जाते हो, है ना, आपको बहुत प्यास लगी हुई है और आपको पानी नहीं मिल रहा है तो आपको बहुत बेचैनी हो रही होती है। फिर आपको अचानक से कहीं पे पानी मिल गया और आप उस पानी को जब पीते हो तब क्या होता है, आपको एक, पहले तो आपका हाइड्रेशन होता है बॉडी का, उसके बाद में जो आपको हाइड्रेशन का जो फील आता है ना कि हाँ चलो अभी थोड़ा सुकून मिला, दैट फीलिंग इज कॉल्ड एज तुष्टि। और अपना नेक्स्ट आता है रक्त पुष्टि करना। आपको पता है यार कि जो रस है, रस के ही बाद क्या बनेगा, रक्त बनेगा। तो रक्त किससे बनता है, रस से ही बनता है ना, रस से ही रक्त बनता है। तो बोला हुआ है कि रक्त को बनाने का काम जो है, रक्त को पुष्टि करने का काम, रक्त को बनाने का काम जो है वो कौन करता है, वो भी अपना रस धातु ही करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग को याद रखना है। प्रीणन करना यानी कि हाइड्रेशन करना, है ना, बॉडी को हाइड्रेट करता, तो वो करता है। दूसरा क्या होता है, वो फीलिंग है कि भाई जब आपकी बॉडी में रस प्रॉपर रहता है तो आपका मन शांत रहता है, आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। फिर क्या है, रक्त पुष्टि करना, रक्त को बनाने का काम भी कौन करता है, अपना रस धातु ही करता है। फिर आता है, ये सारे पॉइंट हमने देख लिए, इसको अब रीड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज अपना वृद्धि एंड क्षय। तो पहले हम देखेंगे वृद्धि। अगर आपका यहाँ पे आप फिजियोलॉजी चालोगे, अपना पैथोलॉजी बोल सकते हैं कि भाई वृद्धि क्षय होने से यहाँ पे क्या हो रहा है। तो पहले अपना वृद्धि होने से क्या होता है, तो ये श्लोक बहुत ही सिंपल सा है, रसोपी श्लेष्मवत। बस ये आपको याद रखना है, यही श्लोक आपको वहाँ पे चिपका देना है, वहाँ पे भी पढ़ा था हमने इसको। रसोपी श्लेष्मवत कहता है कि भाई देखो, रस वृद्धि से जो लक्षण हमको नजर आएंगे वो ही सेम लक्षण हमको कफ से भी नजर आते हैं। तो कफ वृद्धि से क्या क्या होता है, तो पहला होता है उत्क्लेद। उत्क्लेद मतलब क्या है, नौशिया। नौशिया मतलब भाई जब वॉमिटिंग आने वाली होती है तो जो फील आ रहा है कि बस आने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज नौशिया या उत्क्लेद। फिर आता है प्रसेक। प्रसेक मतलब क्या है भाई, प्रसेक मतलब एक्सेस सलाइवेशन होता है। मतलब कि जिस भी पर्सन के बॉडी में रस धातु एक्सेस में बढ़ गया है, तो अगर कोई भी चीज़ होती है वो एक अपने सेंट्रल लाइन में सही होती है ना। अगर वो ज़्यादा बढ़ रही है तो भी सही नहीं है, कम हो रही है तो भी सही नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि अगर बढ़ेगा तो आपको उत्क्लेद होगा यानी नौशिया होगा, और यहाँ पे दूसरा क्या होगा, डायलेशन होगा यानी कि प्रसेक यानी कि सलाइवेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग को नजर आती हैं। फिर आता है क्षय। कम होने पे क्या होता है, तो इसका ये श्लोक बहुत फेमस है, वाइवा वगैरह में बहुत बार पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में भी आता रहता है, तो इसको याद रखना है। रसे रोक्षो, रसे रोक्षम श्रम शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता। रसे रोक्षो सम, ठीक है। तो ये जो आपने श्लोक यहाँ पे देखा, इस श्लोक को आपको बाहर करना है। और ये श्लोक जो है आपको बताता है कि अगर आपके बॉडी में रस धातु कम हो गया, उसका क्षय हो गया तो क्या होता है। तो जो रस है इसका मेन इफेक्ट आपको कहाँ पे दिखता है, आपके त्वचा पे, आपका जो स्किन है ना उस पर हमको नजर आता है। तो कहता है भाई देखो, जब अब अगर वो त्वचा को मेंटेन कर रहा है, त्वचा अपना मतलब त्वचा जो है, जो स्किन जो है वो प्रॉपर सॉफ्ट और मतलब एक अच्छे टेक्सचर में रहना चाहिए।
तो वो किसकी वजह से होता है, रस की वजह से होता है। तो अगर आपके बॉडी में रस कम हो रहा है तो आपके स्किन का टोन गड़बड़ होने लगेगा, आपका स्किन ड्राई रहने लगेगा, आपका स्किन में मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि जब आपका रस क्षय होगा तो रुक्षता आती है। रुक्षय मतलब क्या, रोक्षय मतलब यहाँ पे रुक्षता है, यानी कि ड्राइनेस आना शुरू होता है। तो बोला है कि त्वचा का रुक्ष होना, त्वचा जो है अपनी स्किन जो है ड्राई होने लगती है। कर्कश शब्द से चिड़चिड़ापन होना, मतलब कि अगर कोई आदमी हर छोटी छोटी बात पे अगर उसको थोड़ा सा भी चिल्ला दिया तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सब किसके लक्षण है, ये एक्चुअली में रस धातु के क्षय के लक्षण है। रस धातु कम हो रहा है उसके बॉडी में, इसलिए उसमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। तो ये बोला है कि भाई कर्कश शब्द थोड़ा सा भी अगर ऊंची आवाज़ सुन ली तो उसको चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। फिर आता है अभी ये होता क्यों है, रस धातु का जो क्षय है ये सब चीज़ें क्यों, दो चीज़ें होती है। एक तो आपको स्किन पूरा स्किन पे इस पर इफेक्ट दिखेगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, स्किन का मतलब प्रॉपर तरीके से टोन वगैरह नहीं रहेगा। दूसरा कि उसको कर्कश शब्द से, यानी कि जो हार्ड टोन होगा, कोई ऊंची आवाज़ में बात करेगा उससे उसको प्रॉब्लम होने लगी, चिड़चिड़ापन होने लगेगा। फिर क्या होता है लंघन, अब ये होता कैसे क्षय, तो बोला लंघन, अधिक यात्रा करना, कम सोना, ये सारी चीज़ों से रस का क्षय होता है। अब देखो एक्चुअली अगर लॉजिकली देखोगे ना, लंघन करना, यदि यात्रा करना, अधिक यात्रा करना, कम सोना, इन सब से होता है क्या, आपके वात की वृद्धि होती है। जो वात है इसकी वृद्धि होती है, और कभी भी अगर आपके बॉडी में वात बढ़ेगा ना तो वो सारे धातुओं का क्षय करने वाला है। ये पॉइंट याद रखो कि कभी भी बॉडी में अगर वात बढ़ता है तो धातुओं का क्षय होने ही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज सारता, जो कि अपना लास्ट पॉइंट है। सारता अभी हम लोग इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, हम लोग सिंपल सा मीनिंग समझते हैं सारता का क्या होता है, क्योंकि सारता का टॉपिक आपको एक अलग से पूरा चैप्टर रहेगा सारता का, तब हम उसको डेप्थ में देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ श्लोक्स को बाहर करते जाओ, बाकी का हम लोग जो डिटेलिंग हम लोग उसके सेपरेट चैप्टर्स में देखेंगे। सारता मतलब आपको मैंने बताया कि भाई जैसे अभी देखो सारता आपको पता होना चाहिए कि अभी हम लोग जो यहाँ पे गुण पढ़े थे ना, यहाँ पे जो गुण पढ़े हमने, ओके, ये जो गुण पढ़े हमने, ये सब जो सारे गुण हम पढ़े ना, द्रव, स्निग्ध, शीत, गुरुमंदस, लक्षण, मृत्सन, ये जो गुण पढ़े, ये सारे गुण हर पर्सन के बॉडी में नहीं होते, किसी किसी के होते, किसी किसी में नहीं होते। तो जिसके बॉडी में वो सारे गुण हमने जो पढ़े वो प्रेजेंट रहेगा, तो अपना जो धातु है, जो अभी हम लोग धातु पढ़ रहे हैं, रस धातु पढ़ रहे हैं, तो उसके सारे गुण अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो वो पर्सन क्या है, रस धातु सार है। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो सार नहीं होगा। तो अगर कोई पर्सन सार होगा ना तो उसके बॉडी में कुछ स्पेशल तरीके से इफेक्ट नज़र आते हैं। ठीक है, और मतलब कहते हैं कि भाई नज़र आता है और कभी कभी नज़र नहीं भी आते, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या बोलता है सारता, जैसे कि अभी देखो ये बहुत अच्छा यहाँ पे डेफिनेशन दिया है कि जैसे कोई पिपलिका, पिपलिका यानी क्या, एंट, जो अपनी एक एंट है उसको देख करके हम लोग उसके बल का अंदाजा नहीं लगाता। देखो इतनी छोटी सी चींटी है लेकिन वो बड़े बड़े टुकड़े अनाज के लेके चली जाती है ना, आसानी से। तो सिर्फ उसकी बॉडी को देखकर हम उसके बल का अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई वो कितना वेट उठा सकती है, कर सकती है, या हम देख के नहीं बता सकते। लेकिन हम लोग जो है इसको वैसे ही सेम चीज़, जैसे कि आपने एंट को देख करके उसके बल का अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि भाई वो उतना बड़ा पत्थर या फिर जो भी अनाज है उसको उठा पाएगी, वैसे ही सेम किसी पर्सन को देख करके हम उसके बॉडी के एनर्जी का, उसके सारता का, उसके धातु के सारता का हम पता नहीं लगा सकते। उसके लिए हम लोग को परीक्षण करना पड़ता है अलग अलग तरीके से, जो कि हम सारता के जो चैप्टर होगा उसमें देखेंगे कैसे करना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, जैसे एक पिपलिका के आकार को देखकर उसके बल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार से व्यक्ति को देखकर उसके धातु सारता का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इसमें फिर अपने को रस सारता का श्लोक आता है जो आपको याद करना है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप इसको बाय हार्ट कर लेना, क्योंकि इसका मीनिंग अभी समझ लेंगे तो वीडियो वैसे बहुत लंबी हो गई और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस जो ये सारता टॉपिक है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सारी बातों को डिटेल में देख लेंगे। अभी के फिलहाल आप एग्जाम में ये श्लोक खाली लिख के आओगे तो भी आपको इस टॉपिक में रस के लिए मिल जाएंगे नंबर। तो क्या बोला है, तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोम, लोम यानी क्या होता है भाई, लोम यानी अपना जो बॉडी हेयर होता है ना उसको हम लोग लोम कहते हैं। फिर आता है सप्रभेव च त्वक, त्वक साराणाम सा सारता, सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षण न आर्जवम आयुष्यवंत चाचष्टे। ओके, सो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।